एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। जैसे अगर मुझे सपोज फाइंड करना हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखो पहले भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, बट वो जो कर रहे थे हम लोग वो इंटीग्रेशन मेथड से कर रहे थे। बट हमें अभी क्या करना है, लाइन चार्ज है उसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और ये जो है आपका इनफाइनाइट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, दिस इज द इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज है, पॉजिटिव। इसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मान लो एट ए डिस्टेंस x के ऊपर, ठीक है, बट बाय यूजिंग द गॉस लॉ। सो आई विल रिपीट दिस थिंग। व्हाट इज द गॉस लॉ? गॉस लॉ क्या था? गॉस लॉ था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस is equal to total charge inscribed by the closed surface divided by epsilon naught। यही था गॉस लॉ? यस सर। यस। ना तो देखो मैंने बताया था कि पहले हमें गॉस लॉ लगाने से पहले गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है, और गॉसियन सरफेस वो सरफेस होता है, एक तो क्लोज होता है और दूसरा क्या होता है, वो इमेजिनरी होता है। क्लोज होता है और इमेजिनरी होता है, और वो उन पॉइंट से पास करेगा सरफेस जिन पॉइंट्स के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यदि आप यहां पे देखो, मैं एक ये सारे पॉइंट्स बना रहा हूं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बना रहा हूं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, क्योंकि इस एट ए डिस्टेंस x पे सारे पॉइंट्स कंसिडर कर रहा हूं। तो क्लोज सरफेस कैसा बनेगा? इसके चारों ओर एक सिलेंड्रिकल बनेगा। एक लाइन के चारों ओर क्लोज सरफेस अगर आपको बनाना है तो एक सिलेंडर बनेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको बनाता हूं सही से। ठीक है, ये बना दिया हमने एक क्लोज सरफेस। सर ऑफलाइन स्टूडेंट भी चले गए? हाँ, सबकी तबीयत खराब है, सबकी तबीयत आज खराब है, सबको बुखार लग रखा है। यस, कोई नहीं, मुझे तो ये और आसान पड़ता है पढ़ाने में ऐसे ना। जैसे मान लो कि मुझे इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे कि सारे के सारे यहाँ पर हमने कैसा एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया, ठीक है, और ये सरफेस जो है क्लोज है, तो इस पूरे सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा दैट शुड बी इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है आपका? दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। यस, मान लो
इस सिलेंडर का लेंथ जो है, हमने जो बनाया सिलेंडर यहाँ पे गॉसियन सरफेस, इसका लेंथ जो है वो L है और इसका रेडियस जो है वो R है। तो देखो, एक तो आपका ये वाला सरफेस होगा जो इसके चारों ओर होगा, ठीक है, एक सिलेंडर, एक कर्व्ड सरफेस होगा पूरा का पूरा चारों ओर, ठीक है। और एक जो होगा आपका ये वाला सरफेस होगा, ये वाला ऊपर में जो दिख रहा है सरफेस, ठीक है, ये वाला सरफेस, ये एक सरफेस मैं बना रहा हूं, तो इसका मैंने नाम दे दिया नंबर 1। ये वाला एक सरफेस है, और एक सरफेस जो है नीचे है, ये वाला सरफेस नंबर 2, और एक सरफेस जो है आपका ये पूरा क्लोज्ड, ठीक है, इसके चारों ओर है। तो अगर मैं देखूं, इसका नाम देता हूं मैं 3, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, तो 3 टोटल इस क्लोज सरफेस के 3 सरफेस हैं, पहला, दूसरा एंड तीसरा। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू फर्स्ट सरफेस प्लस सेकेंड सरफेस प्लस थर्ड सरफेस इक्वल टू क्या होना चाहिए, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन होना चाहिए, करेक्ट? यस सर। अब अगर आप पहले वाले सरफेस का नॉर्मल देखोगे, यानी इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो आपको पता है इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली आपका रेडियल डायरेक्शन में होता है, इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर कहीं पे फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन में होगा, रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में ऐसे करके होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर आप ऊपर वाले सरफेस को देखोगे तो इस सरफेस का जो नॉर्मल है, इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो ऊपर की तरफ होगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो है आपका किधर की तरफ, रेडियल डायरेक्शन में है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था फाई इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा S होता है, और ये हो गया आपका E इंटू डेल्टा S इंटू कॉस थीटा। वे थीटा क्या था, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑन द सरफेस, तो नॉर्मल इस पहले वाले सरफेस का नॉर्मल देख सकते हो इधर की तरफ है, बट इस लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अलोंग द रेडियल डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। तो एंगल कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इस नॉर्मल के बीच में, 90 डिग्री, है ना। तो पहले वाले सरफेस के लिए मैं निकालू अगर फ्लक्स φ1, तो ये आएगा आपका E इंटू डेल्टा एस, मान लो इसका एरिया हो गया डेल्टा एस, इंटू कॉस 90 डिग्री, and you know that cos 90 is 0. In the same manner for surface 2 का नॉर्मल अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ होगा, इसका नॉर्मल नीचे की तरफ होगा, देन अगेन इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो फ्लक्स इसके वजह से अगर निकालोगे, इस सरफेस से निकालोगे तो 0 आएगा, क्योंकि इस सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही है, ठीक है, सिर्फ। तो φ1 और φ2 आपका क्या हो गया, φ3 φ2 क्या हो गया, 0, करेक्ट? एनी प्रॉब्लम? सर एक बार और बताना। इस अगर आप देखोगे कि इस सरफेस का नॉर्मल इधर की तरफ होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है सिर्फ, तो इस सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करने का मतलब क्या है, यहां अगर तुम देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कब करता, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ होता या इधर की तरफ होता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, इधर की तरफ है सभी, और नॉर्मल इधर की तरफ है, इनके बीच में वैसे ही एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, E इंटू डेल्टा एस कॉस 90 डिग्री, एंड दैट इज कम्स टू बी 0, करेक्ट? हेलो, यस सर। यस। अब यहां पर मैं ये वाला जो थर्ड सरफेस है, जो कर्व्ड सरफेस है, इस पूरे सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लेता हूं, छोटा सा एलिमेंट ये हो गया है, जिसका एरिया हो गया ds। इस वाले का नॉर्मल किधर की तरफ होगा, अलोंग द रेडियल डायरेक्शन ही होगा, ठीक है। तो इस छोटे से सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा d φ3 इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E ds, कितना एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ है, नॉर्मल भी इधर की तरफ है, तो cos
0 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड तो मुझे टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस आ जाएगा phi 3 एंड दैट इज इक्वल टू, अब चूंकि देख सकते हो यहां पर इस जगह पर अगर मैं छोटा सा सरफेस कंसीडर करता या इस जगह पे मैं छोटा सा सरफेस कंसीडर करता, यहां पे करता, कहीं पे भी करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आता, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है सभी पॉइंट का वो इस लाइन से सेम है, x डिस्टेंस है सभी का। ठीक है, सभी का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो हर एक जगह पर इस सरफेस के ऊपर कोई भी छोटा छोटा आप एरिया कंसीडर करोगे तो सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो सेम आएगा, सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कांस्टेंट है, ये बाहर चला गया। और इन छोटे छोटे एरिया को अगर आप ऐड करोगे, इमेजिन इट इज अ सिलेंडर, ठीक है, छोटे छोटे एरिया को ऐड करोगे तो टोटल कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा किसका, सिलेंडर का। जो सिलेंडर का कर्व सरफेस होता है उसके बराबर आ जाएगा। इन छोटे छोटे एरिया को ऐड करोगे देन यू गेट टोटल एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर हो गया रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, यहां रेडियस ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा x इंटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर। इसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो ये आपका क्या आ गया, phi 3 आ गया। तो टोटल फ्लक्स अब निकालोगे, टोटल फ्लक्स जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, phi 1 प्लस phi 2, phi 1 0 हो गया आपका, phi 2 0 हो गया, और phi 3 आपका जो आ गया वो आ गया E इंटू 2 पाई R इंटू L, एंड दैट शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और ये जो आपने सिलेंडर कंसीडर किया है उसका लेंथ कितना है, L है। तो टोटल चार्ज, ये वाला जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L, दैट इज टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। ओके, सो लैम्डा इंटू L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहां L से L कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू लैम्डा, यहां x है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x। तो हमने ये पहले भी निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज दैट शुड बी इक्वल टू E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय x। ओके, यस सर। इसका ग्राफ आता है ड्रॉ करने के लिए, एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लेगा कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज। जैसे अगर मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस के ऊपर, और ये हो गया x क्या है, रेडियल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन चार्ज। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ। तो अब आप देखो ये फॉर्मूला आपके पास क्या था, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में x है। तो जैसे जैसे x, यहां पे अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे, लेट सपोज x इक्वल टू आप 0 पुट करते हो, तो E क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। देखो यस मतलब कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या करते हो, इसको समझने की कोशिश करो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसी लाइन के ऊपर, इसी लाइन चार्ज के ऊपर कहीं पे फाइंड करोगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, x इक्वल टू 0, तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनफाइनाइट। ओके, बट नाउ अब देखो जैसे जैसे x आप इंक्रीज करोगे, x की वैल्यू बढ़ेगी तो E की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन चार्ज से दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम होता जाएगा। ठीक है, बिकॉज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो ये आपका ऐसे करके ग्राफ देखो, जैसे जैसे
x बढ़ रहा है, e की वैल्यू घट रही है। अब अगर सोचो x बहुत दूर हो गया, मतलब अगर ये पॉइंट आपका बहुत दूर हो गया, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये बहुत दूर हो गया, इन्फिनिटी पे पहुंच गया, इन्फिनिटी पे बहुत दूर हो गया, ठीक है। देन इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर x अगर आपका इनफाइनाइट हो गया, x इनफाइनाइट हो गया, तो खुद सोच सकते हो इस लाइन चार्ज का जो इफेक्ट होगा, इस लाइन चार्ज का जो इफेक्ट होगा एट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे वो कम होगा, बहुत कम होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा। आ रहा बात समझ? सो इफ Yes. x टेंड्स टू इन्फिनिटी देन e इज इक्वल टू जीरो। सो e आपका क्या होता जाएगा, जीरो होता जाएगा, बट जीरो होगा नहीं, मतलब जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। देखो यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन बनाया है, ये मीट नहीं करेगा कहीं पे, क्योंकि इन्फिनिटी आप इन्फिनिटी आप नहीं निकाल, इन्फिनिटी जो इनफाइनाइट वैल्यू है आप बता नहीं सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द फ्रॉम द लाइन चार्ज, करेक्ट? इसमें कोई दिक्कत? No, sir. यस, No, sir. सिंपल, वेरी सिंपल। इंटीग्रेशन वाले से तो इजी है। हाँ, बट वो उसका इंटीग्रेशन का बेनिफिट क्या था कि आप जैसे अगर फाइनाइट लेंथ के लिए निकालना चाहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, फाइनाइट लेंथ के लिए, तो आप अगर गॉस लॉ लगाओगे तो इससे आपका जो है रिजल्ट एक्यूरेट नहीं मिलेगा, आप जैसे निकालने की कोशिश करोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि कोई आपका चार्ज सीट है, ये तो लाइन चार्ज हो गया। अब अगर कोई चार्ज सीट है, मान लो आपके पास कोई चार्ज सीट है, चार्ज सीट का मतलब ऐसा हो गया, लेट सपोज चार्ज सीट है, मान लो ऐसे है आपके पास, जैसे मान लो आपके पास चार्ज सीट है, ये एक सीट है, सीट का मतलब होता है जिसका थिकनेस, थिकनेस क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा उसके लेंथ और ब्रेथ के कंपेयर में। जैसे पेज होता है ना हमारे पास, कॉपी में पेज होता है, ठीक है, कॉपी का पेज, अगर आप उसका थिकनेस देखोगे दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स डायमेंशंस, ठीक है, इस डायमेंशंस। तो ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या मैंने माना है, इनफाइनाइट थिन सीट है, थिन सीट है, सीट है, इनफाइनाइट थिन सीट है, जिसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे करके। थिन सीट, थिन सीट का मतलब थिकनेस, थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल, इज वेरी वेरी स्मॉल as compared to other dimension, other dimensions, ओके। तो यहां पर अगर किसी सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम लोग यहां पे यूज करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, टर्म यूज करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी, क्योंकि जो चार्ज है वो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले हम जो देख रहे थे यहां पर चार्ज जो है वो एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसीलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने नाम दिया था, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज जो होगा वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये होगा क्या, चार्ज, चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। सो दिस इज अ चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जितना ज्यादा, जितना कम एरिया होगा उतना ही आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। मैं अभी इस बात पे भी थोड़ा सा, हम लोग जब थोड़ा कंडक्टर के बारे में समझेंगे देन वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। नाउ
मान लो मुझे इस सीट के वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, x डिस्टेंस के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यहां पर, देन व्हाट शुड वी हैव टू डू, अगेन बाय यूजिंग द गॉस लॉ। ठीक है, सो टू अप्लाई द गॉस लॉ फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। सो आई एम गोइंग टू कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करने जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सरफेस। ठीक है, ये हमने क्लोज सरफेस जो है फाइंड कर लिया। जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था वहां से हमने क्लोज सरफेस जो है पास करा दिया। अभी भी सिलेंड्रिकल ही है। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीट है, इनफाइनाइट सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट के ऊपर वो हमेशा अलोंग द एक्स एक्सिस होगा। अगर फाइनाइट होता तो फिर अलोंग एक्स एक्सिस भी होता, अलोंग वाई एक्सिस भी होता। बट इनफाइनाइट सीट की वजह से, ये ध्यान रखना है, इनफाइनाइट सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एक्स डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। मींस इधर से देखेंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ रहा होगा, और अगर इधर से देखेंगे तो इधर की तरफ आ रहा होगा। अगेन यू हैव टू कंसीडर द सरफेस। तो एक सरफेस ये हो गया आपका सरफेस नंबर 1, एक सरफेस ये हो गया सरफेस नंबर 2, और एक सरफेस हो गया ये वाला सरफेस नंबर 3। करेक्ट? तो गॉस लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi1 plus phi2 plus phi3, this is the total electric flux passing through closed surface, the total phi total closed, and that should be equal to q inside by epsilon naught. ठीक है, नाउ अगर आप ये वाला सरफेस का सरफेस नंबर 3 देखो, इसके ऊपर अगर कोई छोटा सा आप एरिया कंसीडर करोगे, छोटा सा एरिया कंसीडर करोगे, तो इसका नॉर्मल रेडियली आउटवर्ड जा रहा होगा। किधर किधर जा रहा होगा? रेडियली आउटवर्ड। बट इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी कि सरफेस 3 का जो नॉर्मल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच में एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ओके, सो phi3 इक्वल टू अगर हम निकालें तो ये होगा E इंटू डेल्टा S इंटू कॉस 90 डिग्री, क्योंकि इस सरफेस का नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस चार्ज की वजह से अलोंग एक्स एक्सिस है, दैट्स व्हाई दिस इज अगेन कम्स टू बी 0। बट phi1 अगर आप देखो, phi1 मैंने बताया था कि यदि किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है तो नॉर्मल हम किस डायरेक्शन में बनाएंगे? उसी डायरेक्शन में बनाएंगे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस सरफेस से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं इस चार्ज की वजह से, तो इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ही होगा। उसी तरह से इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इसके ऊपर जो नॉर्मल होगा वो भी बाहर की तरफ ही होगा। ठीक है, और ये जो मैंने पॉइंट्स कंसीडर किए हैं दोनों साइड किए हैं और दोनों इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा। और इस दोनों सरफेस का जो एरिया है, मान लो मैंने कह दिया डेल्टा एस है इसका एरिया, इसका भी एरिया क्या है? डेल्टा एस है। मींस डेल्टा S1 इज इक्वल टू डेल्टा S2 इक्वल टू डेल्टा S, दिस इज द एरिया। तो phi1 निकालू मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, E डेल्टा S कॉस, इनके बीच में अभी एंगल कितना है? 0 डिग्री। So this is comes to be E into delta S, और ये किसके बराबर आ जाएगा? phi1 और phi2 दोनों ही बराबर होगा। करेक्ट? यस सर। देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम देखें तो क्या हो गया? phi1 प्लस phi2 दैट इज प्लस phi3 इज इक्वल टू, ये तो आपका 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 2E इंटू डेल्टा S, एंड दैट शुड बी इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला जो पोर्शन यहां पर, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन,
हाँ ये वाला जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ये जो आपका सिलेंडर इस सरफेस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, देन यू गेट अ सरफेस, और उसका जो सरफेस एरिया होगा वो उतना ही होगा जितना इन दोनों का है। सो दिस इज ऑल्सो डेल्टा एस। और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दे रखा है, सिग्मा। तो ये जो आपको सरफेस मिल रहा है इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, सिग्मा इंटू डेल्टा एस। सिग्मा इंटू डेल्टा एस, ये इसके ऊपर चार्ज होगा, और ये जो चार्ज है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। ये जो चार्ज है आपका इसके गॉसियन सरफेस के अंदर है। सो दिस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड। So if you put all those things, you get the electric field. 2 into delta S equal to sigma into delta S upon में epsilon naught. Now you can say delta S से delta S cancel हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया E equal to sigma by 2 epsilon आएगा. So you can see electric field due to infinite thin sheet, infinite thin sheet, इनफाइनाइट थिन सीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट के ऊपर दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड व्हिच इज कांस्टेंट, व्हिच इज कांस्टेंट, यू कैन से इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन, एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स वाई जेड. सो infinite sheet, infinite thin sheet will produce what kind of field, uniform field, because this electric field does not depend upon position, this does not depend upon position, so it is uniform electric field. means आप कहीं पे भी इस infinite sheet के कहीं पे भी यहां पर किसी भी जगह पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करोगे, then at every point you get sigma by 2 epsilon naught, sigma by 2 epsilon naught. So electric field due to infinite sheet, that is will be uniform, uniform. Okay, any problem? No, sir. हाँ, ग्राफ ड्रॉ करना हो, अगर मान लो मैं चाहता हूं कि ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये हो गया पोजीशन जहां से आप जिस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इट इज ऑलवेज बी कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज बी कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज बी कांस्टेंट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट? Yes, sir. यस. सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल केस जो मैंने आपको अभी बताया, ये दोनों एप्लीकेशन बहुत सिंपल था. नाउ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कंडक्टर. ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कंडक्टर. थोड़ा सा मैं दोबारा से आ रहा हूं कंडक्टर के ऊपर. एज आई टोल्ड यू, कंडक्टर क्या होता है आपका, कंडक्टर क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यस एग्जैक्टली, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं. ठीक है, ओके. बट जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, ओके दिस इज अ कंडक्टर, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बट अगर आप इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दोगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने रख दिया इसको, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे, क्योंकि अंदर में, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, नहीं होते, जीरो होते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होगा, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि अगर Yes. कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है और पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होते हैं. होता है. ठीक है, और ये मैंने उस दिन बताया था क्यों ऐसा होता है. ठीक है, Yes. नाउ अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि यदि हम इस कंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज रखें, इसके अंदर में कोई चार्ज रखें, तो वो कहां जाएगा, वो कहां जाएगा. जैसे अगर मैंने मान लो मेरे पास कोई कंडक्टर है, ओके, सपोज आई हैव अ कंडक्टर लाइक दिस, दिस इज अ कंडक्टर, आई हैव कंडक्टर लाइक दिस. सो इफ आई पुट एनी चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, यहां पे अगर कोई चार्ज मैं रखता हूं प्लस की, सो अकॉर्डिंग टू
property of the conductor, electric field should be zero inside the conductor. तो अगर मैं गॉस लॉ लगाता हूं, सपोज मैं गॉस लॉ लगाता हूं, तो गॉस लॉ कैसे लगाऊंगा? आई हैव टू कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। मैंने अंदर में, मुझे गॉसियन सरफेस कंसीडर किया मैंने, जहां पर मैं निकालना चाहता हूं कि ये चार्ज अगर मैंने अंदर में रख दिया, कंडक्टर के अंदर में रख दिया, तो इसके वजह से इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बट वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो, सो आई एम अप्लाइंग द गॉस लॉ हियर। तो यहां पे गॉस लॉ जब मैं लगा रहा हूं तो क्या किया मैंने कि एक गॉसियन सरफेस जो है कंसीडर कर लिया चार्ज के अंदर। तो गॉस लॉ ये कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस ई डी एस दैट शुड बी क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बट यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस सभी जगह पर, इन सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आपका जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस दैट कम्स टू बी जीरो। E is equal to zero inside the conductor. So total electric flux E ds that should be equal to zero and that equal to q inside by epsilon naught. तो इसका मतलब क्या होगा कि अंदर में जो नेट चार्ज होगा, कंडक्टर के अंदर में नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, नेट चार्ज inside the conductor should be zero means अगर आप यहां पे कहीं पे चार्ज रख रहे हो तो ये चार्ज यहां नहीं रह सकता। वो क्या होगा? ये अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा और सरफेस पे आ जाएगा। आ रहा बात में कि यहां क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसीलिए नेट चार्ज अगर आप कहीं पे भी यहां पे रखोगे इनसाइड द कंडक्टर दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। मींस व्हाट हैपन विद दिस चार्ज? दिस चार्ज विल कम एट द सरफेस, दिस चार्ज विल कम एट द surface, this will be come at the surface and redistribute themselves, that is q. So if we put any charge inside the conductor that come out and redistribute themselves. Okay, if this is not happen then it's violate the Gauss law. Okay, so that's why if we put any charge inside the conductor that will become on the surface. Is it fine? Yes, sir. Okay, so net charge always be inside the conductor will be zero. Okay, let's take another concept. Suppose we have a conductor और इस कंडक्टर के अंदर क्या है? कैविटी है। कैविटी मीन्स अंदर में कुछ चीज जो है खाली है, ये कैविटी है अंदर में। Here is a cavity. This is the cavity inside the conductor. This is the cavity. इसको मैं दूसरे उससे बनाता हूँ। ये मेरे पास है और मैंने ये बनाया cavity. This is the cavity inside the conductor. Okay. और ये आपका पूरा का पूरा कंडक्टर है। Now what happen if we put any charge? If we put any charge inside the conductor, suppose अब मैं यहां पर इस कैविटी के अंदर में कोई चार्ज रखना चाहता हूं तो क्या होगा? यहां पे मैंने एक चार्ज रख दिया कैविटी के अंदर में, ठीक है। पहले देखो कैविटी नहीं था, पहले हमारे पास कंडक्टर था और हमने उसके अंदर चार्ज रखना चाहा तो चार्ज वो बाहर आ गया, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के क्या होता है? जीरो होता है। बट नाउ अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर कैविटी है और मैं इस कैविटी के अंदर चार्ज रखना चाहता हूं तो क्या होगा इस चार्ज के साथ? देन अगेन इफ यू सी,
अगर मैं यहां पर कहीं पे गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, यहां पर इनसाइड द कंडक्टर इफ आई टेक एनी गॉसियन सरफेस, यहां पर कहीं पे गॉसियन सरफेस मैंने बनाया, देन अगेन इनसाइड द गॉसियन सरफेस, क्योंकि देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नोट होगा. नाउ इनसाइड द कंडक्टर हियर इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो. So total electric flux passing through this Gaussian surface, that should be again zero. Means total charge inside the Gaussian surface क्या होना चाहिए? Zero होना चाहिए. But you can see there will be a positive charge inside this cavity. So net charge not come to be zero. So it may be violate the Gauss's law. So to ये गॉस लॉ को वॉलेट ना करे उसके लिए क्या होगा, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, आपको पता है कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो वो क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इस सरफेस के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस जाएगा. नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस जाएगा, उतना ही अमाउंट का जितना अमाउंट का आपने चार्ज यहां पे रखा है. ठीक है, सो दिस विल बी नेगेटिव चार्ज, इतना ही अमाउंट का चार्ज यहां पे इंड्यूस हो गया, ताकि नेट चार्ज. अब अगर आप गॉसियन सरफेस देखो, इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया. क्या हो गया, जीरो हो गया. बट यू नो दैट चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय. तो अगर आपका चार्ज यहां पर पहले क्यू था और आप कह रहे हो अब नेट चार्ज इसके अंदर क्या हो गया, जीरो, सो इट वॉलेट द कंजर्वेशन ऑफ ये जो चार्ज नाइदर क्रिएटेड, ये वाली प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगी. ओके, सो व्हाट हैपन, अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है इस सरफेस कैविटी के अंदर वाले सरफेस के ऊपर, अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है तो उतना ही अमाउंट का चार्ज जो होगा वो बाहर में जो है बाहर वाले सरफेस के ऊपर इंड्यूस होगा. यहां पर आ रहा बात समझे? यस सर. ताकि नेट चार्ज जो है वो फिर से, क्योंकि कंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज जीरो था, कंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज जीरो था, कंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज जीरो था, तो अगर अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू डेवलप हुआ है तो बाहर वाले पे प्लस क्यू डेवलप होना चाहिए. ओके, सो दिस विल बी पॉजिटिव चार्ज विल बी इंड्यूस्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहूं तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पे और जाएगा यूं करके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूं करके. इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो, inside the cavity electric field is not zero, inside the cavity electric field is not zero, but inside the conductor electric field zero. तो यहां पे लाइन नहीं मिलेगा आपको, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं मिलेगा, बट कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगा. फिर उसके बाद यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगा यूं करके. ओके, तो इसी बात समझ में आया पूरी बात, पूरी कहानी में दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बात समझो, यदि किसी भी कंडक्टर के अंदर कैविटी है, किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है, कैविटी का मतलब अगर कोई आपका क्या है चार्ज आपने जो है वो कैविटी के अंदर रख दिया, तो उस कैविटी के अंदर चार्ज रखने से क्या होगा कि वो अंदर जो कैविटी के अंदर वाले सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस जाएगा. इसलिए ऐसा होगा क्योंकि अगर आप कोई भी गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हो इस कंडक्टर के अंदर, तो उस गॉसियन सरफेस के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट गॉसियन सरफेस शुड बी जीरो. दैट्स व्हाई इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या आना चाहिए था, जीरो आना चाहिए था. इसीलिए नेगेटिव चार्ज जो है वो अंदर वाले कैविटी वाले सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा. बट नेट चार्ज जो कंडक्टर के ऊपर था वो जीरो था, इसीलिए अगर अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है तो उतना ही अमाउंट का चार्ज जो है वो बाहर वाले सरफेस पे भी इंड्यूस होगा, ताकि नेट चार्ज जो है वो जीरो आए. तो अंदर में कहीं पे कैविटी के अंदर में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे दैट्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, बट इनसाइड द कंडक्टर जो होगा आपका ये जीरो हो जाएगा. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूं ये बात, आप लिख लो कि इफ वी पुट a charge inside the cavity of the conductor,
of the conductor of the conductor, then a negative charge or a charge of opposite nature, induced inside the surface of cavity, but net charge on the conductor zero. So an opposite nature of charge induced on the outside of the surface of कंडक्टर। और एक की पॉइंट यहां पे क्या है, इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। ओके, सो पोटेंशियल इज नॉट कांस्टेंट। ओके, so this thing you have to be remember. Okay, any problem? No, sir. एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का, मैं 2 प्रॉपर्टी अभी तक डिस्कस कर चुका हूं, तो तीसरी एक बात और ध्यान रखना आपको कि सपोज आपके पास कोई भी कंडक्टर है, लेट सपोज कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर है, कि कोई भी एक आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर है, मान लो मैं थोड़ा सही से बनाऊं, कोई आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर है, आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के ऊपर मान लो चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि अभी हमने देखा था चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, नाउ I want to find out electric field due to this charge near to the or somewhere इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कहीं पे भी फाइंड करना चाहता हूं। लेट्स सपोज आई वांट टू फाइंड हियर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, और ये चार्ज किसके ऊपर है, वो कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग बॉडी है, उस पूरे सरफेस के ऊपर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जहां पे मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अगर बाहर में कहीं पे मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, देन आई हैव टू कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। तो मैं गॉसियन सरफेस बना रहा हूं पहले, तो यहां पर ओके, ये गॉसियन सरफेस हो गया। अगेन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट, इस वाले चार्जेस की वजह से वो इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस नंबर मान लो 3 है, और ये आपका 1 है, और ये आपका 2 है। ठीक है, तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपका 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा। तो अगर मैं टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस नंबर 2 निकालना चाहूं, फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस नंबर 2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो गया, तो इससे कोई भी फ्लक्स पास, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे क्या होगा इस सरफेस से, दैट इज 0।
उसी तरह से फर्स्ट सरफेस से अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहूं φ1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है और इस सरफेस का नॉर्मल जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है सरफेस से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहां पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इस सरफेस से निकल जा रहा होगा, वो होगा E इंटू डेल्टा एस कॉस 0 डिग्री। दिस इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा एस। वहीं पर अगर मैं सरफेस नंबर 3 पे कहीं पे भी नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो वो इधर की तरफ आएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, सो इसीलिए फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 इज इक्वल टू 0। सो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इज इक्वल टू टोटल चार्ज inside the surface divided by epsilon naught। φ1 आपका E इंटू डेल्टा एस है, बाकी सारे जीरो हो गए। और यहां पर जो सरफेस आप देख रहे हो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? उतना ही होगा जितना ये सरफेस है। सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा एस आल्सो। तो इस सरफेस के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इस सरफेस के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू डेल्टा एस। सो टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस सिग्मा इंटू डेल्टा एस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, इफ वी हैव एनी कंडक्टर एंड चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस कंडक्टर, then electric field near to the surface that is equal to sigma by epsilon naught। Okay, any problem? No, sir. मैं लिख देता हूं, and that is, you can see uniform, that is uniform। So electric if a charge, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता रहा हूं कंडक्टर्स का। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल जो सॉल्व होगा, आप जो मैंने इतने सारे न्यूमेरिकल भेजे हैं वो सॉल्व ही तभी होगा जब आप ये प्रॉपर्टीज सही से मतलब समझ रहे हो, ठीक है? ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली distributed on the surface of conductor, then electric field near to the surface, conducting surface that is equal to sigma by epsilon naught, means it's only depend upon charge density, is only depend upon surface charge density means अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? काफी ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां तो किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? सर वो जो कैविटी, ये मैं बता रहा था कि अगर कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, आपके पास कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है और उस कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन नियर टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। सो यू कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली डिपेंड अपॉन सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज वेरी हाई, देन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द सरफेस कंडक्टिंग सरफेस इज वेरी हाई। मीन सपोज इफ आई एम सेइंग दिस थिंग, जैसे कि मान लो कि अगर हम समझे कि हमारे पास दो स्फीयर है, एक छोटा वाला है और एक बहुत बड़ा सरफेस है, ठीक है? अगर यहां पर चार्ज मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है, और यहां पे भी चार्ज मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द सरफेस, अगर नियर टू द सरफेस में निकालना चाहूं, नियर टू द
सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं, नियर टू द सरफेस में वर्ड यूज कर रहा हूं, नियर टू द सरफेस, नॉट वेरी फार डिस्टेंस. सो नियर टू द सरफेस you can say electric field is equal to sigma by epsilon naught. And now sigma is equal to what? Sigma is equal to nothing but what? अगर इसका रेडियस r है तो सिग्मा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो चार्ज ऑन द सरफेस डिवाइड बाय 4 pi r square. 4 pi r square क्या है? इट इज द सरफेस एरिया. दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ऑफ द स्फीयर. ठीक है, तो सरफेस एरिया स्फीयर का क्या हो गया? 4 pi r square. सो देन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द सरफेस क्या हो जाएगा? Q अपॉन 4 pi r square इनटू में एप्सिलॉन नॉट. सो यू कैन से जितना कम रेडियस होगा, अगर जो सरफेस का, अगर जो कंडक्टिंग बॉडी है इसका रेडियस जितना कम होगा, r जितना कम होगा उतना ही ज्यादा नियर टू द सरफेस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. आर में, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हियर यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ओके, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा. या इन अदर वर्ड यू कैन से सिग्मा, अगर आप सिग्मा देखो, सिग्मा यू कैन इन अदर वर्ड सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वेयर आर यहां पे क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर याद करो, मैंने पढ़ाया है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं पे. इट्स कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. जितना कम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, मींस इस सरफेस का जो आप देख सकते हो ये स्फीयर का पार्ट है, अगर रेडियस जितना कम होगा उतना ही ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा. जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. आ रहा बात समझ में? हेलो, यस. जैसे मान लो यदि मैं आपको एक कहता हूं, एक आपके पास ये इस टाइप का नुकीला कंडक्टर है, मान लो इसका ये एंड जो है वो पॉइंटेड है. कैसा है? पॉइंटेड है. और मैंने ये क्या कर दिया, इस सरफेस के ऊपर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो यू कैन सी अगर ये वाला एंड अगर पॉइंटेड हो गया, मान लो पॉइंटेड हो गया, तो यहां इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर मैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालूंगा, दैट इज इनफाइनाइट, सॉरी दैट इज 0. ये सर्कल, ये किसी स्फीयर का पार्ट नहीं होगा. अगर मेरे पास एक जैसे होता है ना इलेक्ट्रोड होता है, याद करो आप लोग जाते होगे ना उसके ऊपर, ये देखा होगा ना, वेल्डिंग होते हुए देखा होगा. वेल्डिंग करते हुए आपने देखा किसी को? यस सर. वेल्डिंग समझते हो क्या होता है? किसने करवाया वेल्डिंग करवाया किसने? वेल्डिंग सर देखा है. हाँ, अरे वो तो उसमें होता है ना जो लोहे की चीज होती है. हाँ, लोहे की चीज जब टूट टाट जाती है तो वेल्डिंग करवाने पहुंच जाते हैं ना. हाँ. तो वहां पे तुम देखोगे कि मतलब जब ऐसे 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 करके एक उसके पास हाथ में टॉर्च टाइप का होता है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोड लगा होता है. इलेक्ट्रोड उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड जो होता है वो एक्चुअली में अगर आप देखोगे उसका जो ये मुंह जो होगा वो काफी नुकीला होता है. पॉइंटेड बनाते हैं इसको, पॉइंटेड बनाते हैं. पॉइंटेड बनाने का रीजन क्या है? ताकि यहां पर जो रेडियस हो जाए इस एंड का, वो क्या हो जाए? 0 हो जाए. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाए? 0 हो जाए. ठीक है, जैसे अगर मान लो कि आपके पास ऐसे करके शेप होता कंडक्टर का, तो यहां पर ये जो छोटा सा अगर पोर्शन आप कंसीडर करते कहीं पे, ये छोटा सा पोर्शन जो है किसी स्फीयर का पार्ट होता, किसी स्फीयर का पार्ट होता. बट अगर ये पॉइंटेड हो गया तो रेडियस क्या हो जाएगा? 0. रेडियस क्या हो जाएगा? 0. तो यदि आप इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, चार्ज यदि डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, यहां पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अभी मैंने बताया जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगा. तो अगर r आपका 0 हो गया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा. सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट हो जाएगा. मतलब बहुत हाई चार्ज डेंसिटी होगा, है ना. यहाँ पे जो चार्ज की डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? बहुत कम एरिया के ऊपर बहुत सारा चार्ज आ गया. चार्ज डेंसिटी इज इनफाइनाइट. सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नियर टू द सरफेस, दैट इज वेरी हाई. इज इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो वेरी हाई, इनफाइनाइट. इसीलिए क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो यहां पर जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं चारों तरफ, इसके पास जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे इसके चारों ओर, वो क्या हो जाते हैं? आयोनाइज्ड हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? आयोनाइज्ड हो जाते हैं. बात समझ रहे हो बात को? यस सर.
वो जो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, आयनाइज, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाता है। जब पॉइंटेड एंड बनाओगे तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं इन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। यस, ओके। और जब आयनाइज हो जाएंगे तो क्या होता है कि यहां से यहां पर आप देखोगे कि ये ग्लो करने जाते हैं। जो आप देखते हो ना, वो जब वेल्डिंग करने जाते हो देखते हो ग्लो ग्लो कुछ मतलब बहुत सारी चिंगारी निकल रही होती है, ग्लो करने लगते हैं वो, ठीक है। इस फिनोमेना को कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोना कोरोना डिस्चार्ज। डिस्चार्ज, कोरोना कोरोना, अभी गया ही नहीं। हाँ कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि एक्चुअली में जब आपका कोई भी कंडक्टर है जिसका एंड पॉइंटेड हुआ, जिसका एंड क्या हुआ, पॉइंटेड होगा, तो नियर टू द सरफेस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी हाई, क्योंकि सरफेस डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से आसपास के जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे आयोनाइज जाते हैं। ओके, एंड यू कैन सी द फिनोमेना ऑफ लाइक आपको लाइट्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते नजर आएंगे, ठीक है। जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाऊंगा तब वहां पे अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल समझो इस फिनोमेना को कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं, ठीक है, ओके। Yes, sir. और इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग वेल्डिंग किया करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, ओके। Yes, sir. यस ना, और एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने देखा होगा कि वो जो आसमान में बिजली वगैरह कड़कता है ना, वो बिजली गिर जाती है ना, लोगों के ऊपर बिजली गिर जाती है, ऊपर चला जाता है, बिजली गिर गया तो ऊपर चला जाता है, ऐसे करके होता है। बट अगर मान लो सपोज अगर आप किसी, कोई बंदा कार में है, ठीक है, ये कार है और बरसात का मौसम है, ये कार में निकला एक आदमी, और एक आदमी जो है वो पैदल पैदल निकला, ठीक है भाई, गरीब है ये, पैदल निकलेगा, ठीक है। तो भगवान का कहर टूटा, भगवान का कहर टूटा, भगवान के कहर में ऐसा हुआ कि बिजली आकर के गिरी, इन दोनों पे आकर गई। पर कहर तो अमीर, मतलब जो जिनके पास बहुत ज्यादा ये होता है, पहले से सुखी होते हैं, उन पे ज्यादा कहर नहीं टूटता। जो आपदा आती है वो गरीबों पे ही आती है, ठीक है। ये तो जल जाएगा, ये स्वाहा हो जाएगा, ठीक है, ये यहीं पे स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। बट ये बंदा बच जाएगा, ये बंदा बच जाएगा क्योंकि कार में है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कार है वो कंडक्टिंग बॉडी का बना होता है ना, ये कंडक्टर का होता है ना, कंडक्टिंग बॉडी का होता है। तो अभी मैंने बताया कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। सो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो यहां से अगर आएगा ये बिजली आएगा भी तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि जीरो है तो इसको कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ये बच जाएगा, बट ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एक और चीज होता है कि जितने भी आप देखोगे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे गैलोमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ए मीटर हो गया, ठीक है। और भी कोई जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेंथ को मेजर करने वाले, ब्रेथ को मेजर करने वाले, जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको ना क्या कहता है, एक बक्सा के अंदर रखा जाता है। जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको बक्सा के अंदर रखा जाता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, पूछा जाता है, ठीक है। उनको बक्सा के अंदर रखा जाता है, और वो जो बक्सा बना होता है, वो जो बक्सा बना होता है वो आपका किससे बना होता है, कंडक्टिंग बॉडी से बना होता है, कंडक्टिंग बॉडी से बना होता है। तो इसके अंदर हम वो सामान रखते हैं, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि इनसाइड दिस कंडक्टिंग बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज बी जीरो। तो मान लो कहीं पे कुछ भी बाहर में हो रहा होगा, कोई फेलियर हो गया, कुछ भी हो गया, या इसको इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पे बाहर में कोई वायर है उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, या फिर कुछ और भी चीजें हो सकती हैं जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। बट अगर ये इंस्ट्रूमेंट को आपने रख दिया इस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर तो इससे क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं आएगा, ये मतलब इसके अंदर इसका जो इंस्ट्रूमेंट इसका जो परफॉर्मेंस है, ये जो मेजरिंग परफॉर्मेंस है वो बिगड़ेगा नहीं। अगर आपने खुले में रख दिया इसको, इन सभी सेंसिटिव, जैसे गैलोमीटर को मैंने बाहर में रख दिया
तो जब उससे आप या ए मीटर को या वोल्ट मीटर को आपने बाहर में रख दिया, ठीक है, तो उससे जो रीडिंग देखोगे वो बाद में कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, फ्लक्चुएशन, मतलब उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाता। बट वहीं पर अगर हमने उसे अच्छे ढंग से किसी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर रख देते हैं, तो फिर उसका जो इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी है, जिस हिसाब से वो रीडिंग ले रहा है, उसकी एक्यूरेसी के ऊपर या उसके प्रिसिशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग कंडक्टिंग बॉडी के अंदर रखते हैं, ठीक है, जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग कंडक्टिंग बॉडी के अंदर रखते हैं, करेक्ट? Yes, sir. सो दिस आर द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया है ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज बताए हैं कंडक्टर्स के, और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू spherical conducting body, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक साल अभी जो बताऊंगा इससे हर एक साल चाहे तो ग्राफ पूछ लेता है या चाहे क्या कहते हैं कोई न्यूमेरिकल दे देता है, तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी क्वेश्चन हम लोग कर ही रहते हैं, अभी कंडक्टर ही पढ़ रहे हैं, वही है कि आपके पास कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस क्या है, मान लो r है, जिसका रेडियस क्या है आपका r है, ये आपका स्फेरिकल कंडक्टर हुआ जिसका रेडियस क्या हो गया आपका कैपिटल R हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर हमने क्या किया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, चार्ज को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस चार्ज के वजह से, जो कि इस कंडक्टिंग सरफेस के अंदर रखा हुआ है, वो ऊपर रखा हुआ है, अंदर में नहीं है, ठीक है। तो ये मे बी होलो हो सकता है, मे बी स्फेरिकल हो सकता है, बट अभी मैं सिर्फ कह रहा हूं सरफेस के ऊपर चार्ज रखा हुआ है। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जैसे मैंने बताया, अगर अंदर में अगर ये कोई भी कंडक्टिंग स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा। बट अगर मैं कहीं बाहर इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं एट ए डिस्टेंस r के ऊपर, देन व्हाट वी हैव टू डू, अगेन यू हैव टू कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। मैंने ये गॉसियन सरफेस कंसीडर कर दिया जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और वो बनेगा कैसे, एक स्फेरिकल ही बनेगा, स्फेयर के चारों ओर जो क्लोज सरफेस बनेगा वो स्फेयर ही बनेगा। तो अगर मैं इसके ऊपर छोटा सा एक सरफेस मान लेता हूं जिसका एरिया क्या हो गया ds, तो इसका नॉर्मल होगा इधर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा। तो इस छोटे से सरफेस से जो फ्लक्स पास कर रहा होगा d फाई, दैट इज E इंटू ds cos 90 डिग्री। तो d फाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका E इंटू ds। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड तो मुझे टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस मिल जाएगा। नाउ अगर मैं ऐसे छोटे छोटे सरफेस एरिया कहीं पे भी कंसीडर करूं, सब जगह मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही मिलेगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, सभी r डिस्टेंस पे है, तो हर एक जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E ही मिलेगा। यानी हर एक छोटे सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा होगा वो सेम ही होगा। तो E अगर सेम रहेगा तो E को मैं बाहर लिख देता हूं, दैट इज D इंटू S। अब इन छोटे छोटे सरफेस को यदि आप ऐड करोगे, एरिया को ऐड, इससे छोटे छोटे सरफेस एरिया को ऐड करोगे, देन यू गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, गॉसियन सरफेस, एंड दैट कम्स टू बी 4 pi r square, and that equal to what, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो मान लो टोटल चार्ज क्या है, कैपिटल Q है, दैट इज Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नोड, सो Q बाय एप्सिलॉन नोड। सो ये तो बहुत इजी है, E इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड इनटू में r स्क्वायर। सो
बाहर में किसी भी कंडक्टिंग बॉडी, कोई भी आपके पास कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, कुछ भी, कोई भी बॉडी है, अगर उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर, कहां से, सेंटर से है, ये डिस्टेंस कहां से बना रहा हूं मैं, सेंटर से एट अ डिस्टेंस आर के ऊपर, सेंटर से, आर क्या है यहाँ पे, आर बहुत दिमाग खराब करता है, आर इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट from the center of the sphere or sphere. ओके, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बट बाहर में किसी भी पॉइंट के ऊपर दैट इज q by 4 pi epsilon naught into में r square होगा. So if I am going to draw the graph, if I want to draw the graph between electric field and radial distance r, suppose this is the r, this is the E. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन सी सेंटर पे भी जीरो होगा, इस पॉइंट के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यहां पे भी जीरो होगा, यहां पे भी जीरो होगा, और अप टू कहां तक, इसके सरफेस तक, कंडक्टिंग सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, आपकी आवाज जीरो. क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? हाँ नहीं आ रही है आवाज? हेलो, अब आ रही है? यस सर. हाँ, अब आ रही। यस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं ये कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे सेंटर पे जीरो होगा, इनसाइड में कहीं पे भी जीरो होगा, यानी अप टू सरफेस, यानी आर इक्वल टू जीरो से लेकर के आर इक्वल टू कैपिटल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा आपको वो जीरो ही मिलेगा. दैट इज जीरो, दैट इज जीरो, दैट इज जीरो for the conductor. But you can see there will be a discontinuity, there will be sudden, you can say जैसे ही सरफेस पे आते हो, जैसे सरफेस पे आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्यू ई इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर. ओके, एंड उसके बाद देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में किसी भी पॉइंट के ऊपर निकालोगे, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. सो इफ आर इज इंक्रीज, E is inversely proportional to r square. So if r is increased, then electric field going to be decrease. Okay, so this is the electric field, variation of electric field with the position, with position in case of spherical conductor, in case of spherical conducting body. Any problem? नो सर. नो सर। Yeah, very simple. Next, okay, this is the last topic of okay, last है, this is the last application what I'm discussing. Electric field due to electric field due to non-conducting, yes, very important, non-conducting. मैंने क्या लिखा, non-conducting means which is not a क्या आपका है, कंडक्टर नहीं है, non-conducting body है. Okay, so non-conducting body, electric field due to non-conducting body. Okay, suppose you have a sphere, but this sphere is non-conducting. Non-conducting means electric field inside this body is not equal to zero. अगर कंडक्टिंग होगा तभी जीरो होगा, अगर नॉन कंडक्टिंग हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो. Okay, inside this body is not equal to zero. Okay, because it is a non-conducting. Okay, so अगर मैं चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, so पहले जैसे कि मैंने कहा था कि कंडक्टिंग बॉडी में अगर आप चार्ज कहीं पे अंदर में रखोगे तो वो बाहर आ जाएगा, अंदर में चार्ज नहीं रहता, वो बाहर आ जाता है. बट नॉन कंडक्टिंग बॉडी में क्या होगा कि यदि आप चार्ज अंदर रख रहे हो या बाहर रख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हर एक जगह चार्ज को रख सकते हो. सो दिस इज द चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड inside the non-conducting body, inside the non-conducting body. Okay, this is a charge distributed on and inside the non-conducting body. Okay, any Yes, sir. problem? No, sir. Yes.
यहां पर एक टर्म मैं डिफाइन कर रहा हूं, रो, इसे कहते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। Because here you can say the charge is uniformly distributed over the volume, but in a last what we see here, यहां पर आप देखोगे ये जो चार्ज था वो आपका सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी आया। वहीं पर चार्ज यदि लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लाइन चार्ज डेंसिटी आएगा। बट अगर चार्ज यदि पूरा का पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम से रिलेटेड आ गया, तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, एंड दैट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, Yes, sir. yeah. Now I am going to calculate electric field inside the non-conducting body. तो अगर मैं inside में find करना चाहता हूं, then what we have to do? First we have to draw the Gaussian surface. So I am drawing here a Gaussian surface of a spherical shape whose radius is small r. तो ये मैंने Gaussian surface consider कर दिया, this is a Gaussian surface जिसका रेडियस क्या हो गया? स्मॉल r हो गया। स्मॉल r, नॉट ये वाला बेकार है, स्मॉल r। तो अगर मैं कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहूं, यहां पर कहीं पे भी अंदर में, तो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन अ रेडियल डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन अ रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन में होगा E। नाउ अगर आप गॉस लॉ लगाओगे, गॉस लॉ कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस दैट शुड बी इक्वल टू Q inside by epsilon naught. Now you can see electric field is everywhere constant over this surface, and the surface normal if you take any, अगर आप यहां पे कहीं पे भी एक छोटा सा सरफेस कंसीडर करोगे तो उसका भी नॉर्मल जो होगा रेडियल, कभी भी स्फेरिकल सरफेस का जो नॉर्मल था वो रेडियली आउटवर्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड, नॉर्मल ऑफ द सरफेस इज आल्सो रेडियली आउटवर्ड। सो दिस इज कम्स टू बी E ds cos 0 degree Q inside by epsilon naught. Now because इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट, इस सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट आप कंसिडर करते हो तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। सो दैट्स व्हाई वी टेक E इज आउटसाइड, सो E ds एंड दैट इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? इस सरफेस, ये जो आपने सरफेस कंसिडर किया है, इसका जो सरफेस एरिया होगा दैट इज 4 पाई r square, because radius of this 4 pi r square equal to Q inside by epsilon naught. Now question come into mind, how much charge inside this conductor? How much charge inside this conductor? If Q is the total charge, this is the total charge on the non-conducting, on the body. So how much charge inside this surface? How much charge inside this surface? तो यहां पे अब देखो यूनिटरी मेथड लगा। हाँ, यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। तो अगर इस पूरे का रेडियस देखो r है, अगर इस पूरे बड़े वाला जो स्फीयर दिख रहा है आपको, इसका रेडियस r है, तो पूरा वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब, और ये हो गया Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इनसाइड में जो चार्ज है यहां पर Q इनसाइड, बट इसका जो वॉल्यूम होगा, इस वाले का जो वॉल्यूम होगा दैट इज 4/3 पाई इंटू स्मॉल r क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस क्या है? स्मॉल r है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो ये 4/3 पाई r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो Q इनसाइड जो आ जाएगा वो आ जाएगा Q बाय कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब। Now if you put the value here, so E is E into 4 pi r square equal to
Q by R cube into में स्मॉल r cube. So r square से r cube cancel हो गया. Now E is equal to यहाँ epsilon node. So E is equal to, you can see, Q upon 4 pi epsilon node into r cube into में small r. So you can see inside this is a constant. Q constant है, 4 pi constant, epsilon node constant है. Radius of this whole sphere is also constant, but small r is a variable. So electric field inside the non-conducting body is directly proportional to the radial distance from the center. जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग बॉडी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. दिस इज नॉट इक्वल टू 0. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग बॉडी इज नॉट 0. दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियल डिस्टेंस. दिस इज द रेडियल डिस्टेंस. जितना ज्यादा r होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. एनी प्रॉब्लम? No, sir. सिंपल. No, sir. यस. अब अगर मैं कहीं बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता, तो बाहर में देखो सेम टू सेम सिचुएशन आ जाएगा. बाहर में क्या हो जाएगा, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड. आप ये मुझे प्रूफ करके बताना, ठीक है. ये होमवर्क है आपका, कि अगर मेरे पास कोई भी बॉडी है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज जो है वो Q है, तो बाहर में किसी भी पॉइंट के ऊपर एट ए डिस्टेंस r के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा. मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, आपको ये प्रूफ करना, होमवर्क है, ठीक है. दैट इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r स्क्वायर. मींस आउटसाइड द बॉडी, अगर बॉडी के आउटसाइड में देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. बट इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग बॉडी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. करेक्ट? Yes, sir. Yes. Now if you draw the graph, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं कि what is the graph between this, अरे यार, so this is the r रेडियल डिस्टेंस हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E. यस. तो अगर हम देखें कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, R के. तो जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. कहां तक, जब R इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा तो E इक्वल टू आपका क्या फॉर्मूला है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब. तो जब E इक्वल टू R इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा तो Q इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो कितना जाएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर. तो अंदर में जैसे सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्योंकि R यहां पे 0 है, बट जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा. फिर उसके बाद देखो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, हाँ, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के. तो जैसे जैसे r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा. ये क्वेश्चन बार बार पूछता है नीट के अंदर. सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर आउटसाइड दिस. ओके, सो दिस इज फॉर नॉन कंडक्टिंग बॉडी. But for conducting body, you can see this thing. Okay? Yes, sir. Yes. So, this chapter is actually